नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हिमालय में पाए जाने वाले पौधे से तलाशे गए कोविड-19 के खिलाफ संभावित इलाज की। बताएंगे कैसे भूविज्ञान के क्षेत्र में छात्रों की जानकारी बढ़ाएगा हैदराबाद में स्थापित देश का पहला ओपन रॉक म्यूजियम। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। वैज्ञानिकों ने हिमालय में ढूंढी कोरोना की असरदार दवा। आईआईटी मंडी और आईसीजीईबी द्वारा किए गए अध्ययन में बुरांश के पौधे के अर्क में मिले वायरस के खिलाफ संभावित उम्मीदवार। स्वयं एनपीटीईएल जनवरी 2022 सेमेस्टर एनरोलमेंट जारी। इंजीनियरिंग सहित कई क्षेत्रों में ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 31 जनवरी तक अभ्यर्थी करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। भारत में पहले ओपन एयर रॉक म्यूजियम का शुभारंभ। छात्रों और शोधार्थियों को भूविज्ञान से जुड़ी जानकारी प्रदान करेगा CSIR NGRI में स्थापित ये शैल संग्रहालय। और देश दुनिया की ताजा वैज्ञानिक गतिविधियों पर एक नजर साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय शोधकर्ताओं ने अब हिमालय में पाए जाने वाले एक पौधे से कोविड-19 का इलाज ढूंढने का दावा किया है। आईआईटी मंडी और आईसीजीईबी नई दिल्ली द्वारा किए गए इस शोध में बुरांश पौधे की पंखुड़ियों में ऐसे फाइटोकेमिकल्स की पहचान की गई है जो कोरोना वायरस के खिलाफ संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। शुरुआती चरण में सफल रहे बुरांश के इन गुणों पर अब बड़े स्तर का अध्ययन करने की योजना बनाई जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। हिमालय क्षेत्र अपने आप में प्रकृति की अद्भुत दुनिया है, जहां मौजूद औषधीय गुण वाले पौधों का प्राचीन काल से ही दवाओं के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है और आज आधुनिक विज्ञान की सहायता से भी यहां जानी अनजानी जड़ी बूटियों पर अध्ययन किया जा रहा है। ऐसे ही एक अध्ययन में अब भारतीय शोधकर्ताओं ने मौजूदा महामारी के खिलाफ संभावित इलाज तलाश किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB के शोधकर्ताओं ने हिमालय पर पाए जाने वाले एक पौधे रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम यानी बुरांश के अर्क को कोरोना वायरस के खिलाफ असरदार पाया है। इस शोध के नतीजे हाल ही में जर्नल ऑफ बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स में प्रकाशित किए गए हैं। हम चिकित्सीय और पोषण संबंधी अनुप्रयोगों के लिए हिमालय की जैव विविधता से फाइटोकेमिकल्स की रूपरेखा पर एक परियोजना चला रहे हैं। 20 से ज्यादा पौधों के स्रोतों से प्राकृतिक अणुओं की खोज ने हमें कोविड-19 लक्ष्यों के खिलाफ संभावित उम्मीदवार के रूप में रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम की फाइटोकेमिकल से भरपूर पंखुड़ियों तक पहुंचाया। ये शोध आईआईटी मंडी और ICGEB नई दिल्ली का संयुक्त प्रयास है। बुरांश नाम से जाना जाने वाला यह पौधा पहले से ही अपने विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। वैज्ञानिकों ने इसके एंटीवायरल गुणों पर ध्यान दिया और पौधे की पंखुड़ियों से अर्क निकालकर उसके फाइटोकेमिकल्स का अध्ययन किया गया। ये गर्म अर्क क्विनिक एसिड और डेरिवेटिव से भरपूर पाया गया, जो वायरस के खिलाफ 2 तरह से असरदार है। ये फाइटोकेमिकल्स वायरस की प्रतिलिपि बनाने वाले उसके एंजाइम से जुड़ जाते हैं और वायरस को बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा, यह मानव शरीर में होस्ट सेल से जुड़कर शरीर में वायरस को प्रवेश करने से रोक देते हैं। इस तरह ये कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक बेहतर संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम यानी बुरांश की पंखुड़ी के गर्म अर्क पर हमारे फाइटोकेमिकल प्रोफाइलिंग अध्ययनों से इसके क्विनिक एसिड डेरिवेटिव और अन्य अणुओं में समृद्ध होने का पता चला।
इन सिलिको अध्ययनों और प्रयोगशाला आधारित एंटीवायरल एसे के आधार पर हमने बुरांश फाइटोकेमिकल अर्क की कार्रवाई के कम से कम 2 तरीकों की पहचान की है। पहला, ये मेजबान कोशिकाओं में वायरल प्रवेश को अवरुद्ध और धीमा करता है, और दूसरा, संभावित रूप से ये वायरल प्रतिकृति को रोकता या धीमा करता है। कोरोना महामारी के दौरान रोज बरोज नए वेरिएंट पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारतीय शोध दल का ये अध्ययन काफी सहायक साबित हो सकता है। IIT मंडी के सहयोग से किए गए इस शोध पर अब ICGEB नई दिल्ली में बड़े स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। संस्थानों ने दवा कंपनियों को भी आमंत्रित किया है ताकि जल्द से जल्द इस प्राकृतिक स्रोत से दवा विकसित की जा सके, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को इस महामारी के खिलाफ जंग में एक कुशल हथियार प्रदान कर सकती है। लागत प्रभावी और विस्तृत पहुंच के चलते इंटरनेट आधारित ऑनलाइन सेवाएं तेजी से हमारे जनजीवन का हिस्सा बनी हैं। कोरोना काल ने इन सेवाओं का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ा दिया है। IITs और IISc की संयुक्त पहल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग और शिक्षा मंत्रालय के ऑनलाइन कार्यक्रम स्वयं के रूप में यही सुविधा देश के छात्रों, शोधार्थियों और पेशेवरों को अपना कौशल बढ़ाने में भी मदद कर रही है। स्वयं NPTEL के जनवरी 2022 सेमेस्टर के लिए एनरोलमेंट जारी है। अभ्यर्थी 31 जनवरी तक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। देश में इंजीनियरिंग शिक्षा को सुलभ और उसकी पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की जैसे 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने 2003 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ मिलकर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग NPTEL की शुरुआत की थी, जिस पर शुरुआत में 5 इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित वेब और वीडियो प्रारूप में 235 पाठ्यक्रम विकसित किए गए। IIT और IIT से बाहर के छात्रों, पेशेवरों के लिए तैयार किए गए इस प्रारूप में अन्य विषयों के शामिल होने के साथ NPTEL ने 2014 में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए IITs और IISc से ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की शुरुआत की, जिसमें अब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कार्यक्रम के तहत डिजाइन किया गया स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स यानी स्वयं भी सहायक हो गया है। स्वयं या NPTEL संयुक्त कोर्स है जिनमें अब IIT और IISc के अलावा अन्य प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल हो चुके हैं। ये एक ऐसा मंच है जिस पर हर वर्ग के हर छात्र या इच्छुक पेशेवरों के लिए लगभग निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। NPTEL इंजीनियरिंग, बुनियादी विज्ञान और चयनित मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में पाठ्यक्रमों की दुनिया में सबसे बड़ा ऑनलाइन भंडार है। इसके YouTube चैनल के 42 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इसे 1 अरब बार देखा जा चुका है। इस चैनल पर 56,000 घंटे से ज्यादा की वीडियो सामग्री उपलब्ध है। स्वयं NPTEL के जनवरी 2022 सेमेस्टर के लिए इस बार 590 से ज्यादा ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से कुछ सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में इंजीनियरिंग के लिए डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल वाहन, प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रम जैसे पाइथन, जावा, C और C++ जैसे विषय शामिल हैं। इनके अलावा हिंदुस्तानी संगीत पर एक पाठ्यक्रम, शोध छात्रों के लिए अनुसंधान पद्धति जैसे बहुविषयक पाठ्यक्रम, बेसिक ऑर्निथोलॉजी पाठ्यक्रम, दंत चिकित्सा के विद्यार्थियों के लिए ओरल बायोलॉजी पाठ्यक्रम, ब्लॉकचेन और उसके अनुप्रयोग, ऑनलाइन गोपनीयता जैसे नए पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदक swayam.gov.in/NPTEL पर जाकर 31 जनवरी 2022 तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
ये पाठ्यक्रम IITs और IISc फैकल्टी सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाए जाते हैं और पूरे देश में शिक्षार्थियों को पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। 4 से 8 या 12 सप्ताह तक के इन सर्टिफिकेट कोर्स में पूरे देश के लगभग 150 शहरों में मौजूद परीक्षा केंद्रों पर व्यक्तिगत प्रमाणन परीक्षा आयोजित की जाती है। इनमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। अब तक के वर्षों में 1.58 करोड़ से ज्यादा छात्र और पेशेवर NPTEL के पाठ्यक्रमों में दाखिला ले चुके हैं। भारत सरकार और देश के प्रौद्योगिकी संस्थानों का ये प्रयास वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों से जुड़ने का मौका दे रहा है। साथ ही इसके द्वारा हर उम्र के पेशेवर भी अपना कौशल बढ़ाकर अपने अपने क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन को बढ़ावा दे रहे हैं। हैदराबाद स्थित CSIR के राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान में देश के पहले ओपन एयर रॉक संग्रहालय की स्थापना की गई है। इस रॉक म्यूजियम का उद्देश्य छात्रों और शोधार्थियों को भूवैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराकर अन्वेषण के क्षेत्र में प्रेरित करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने म्यूजियम का उद्घाटन किया था। ज्ञान विज्ञान की टीम ने भी इस पहले अनावृत शैल संग्रहालय का दौरा किया। पेश है ये रिपोर्ट। हमारे घरों से लेकर बड़ी इमारतों के निर्माण और सजावट में हम विभिन्न पत्थरों का इस्तेमाल देखते हैं। अपने आसपास की प्रकृति में भी हमें पत्थर और चट्टानें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चट्टानों से निकलकर हमारी जीवन शैली में शामिल हो चुके ये पत्थर किस चीज से और कैसे बने? धरती की तहों में खनिज संपदा के रूप में छिपी इन्हीं चट्टानों की जानकारी देगा भारत का पहला ओपन एयर रॉक म्यूजियम। हैदराबाद स्थित CSIR के राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान NGRI में स्थापित किए गए इस अनावृत शैल संग्रहालय का हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया था। इस अद्भुत संग्रहालय के महत्व और उपयोगिता के बारे में जानने के लिए हमारी टीम ने भी NGRI का दौरा किया और बात की यहाँ के वैज्ञानिकों से। CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में एक शैल संग्रहालय खोला है which has been designed in a जिसे खुले में स्थापित किया गया है। been dedicated केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। जितेंद्र सिंह जी। हमने 45 विभिन्न प्रकार की चट्टानें प्रदर्शित की हैं। जिस तरह इन्हें फील्ड में देखा जाता है वैसे ही आप यहाँ इनका खनिज विज्ञान, विभिन्न संरचनाओं और इन चट्टानों की बनावट में विभिन्न खनिजों के संबंधों को देख सकते हैं। ये हर चट्टान एक संसाधन है। भारत में भूविज्ञान और भू संपदा अन्वेषण के प्रमुख संस्थान के तौर पर कार्यरत NGRI प्रांगण में देश के 14 राज्यों से प्राप्त की गई लगभग 45 चट्टानों को खुली जगह में सजाया गया है। धरती की विभिन्न गहराइयों से प्राप्त की गई ये खनिज चट्टानें 3.3 अरब वर्ष से लेकर 5.5 करोड़ वर्ष तक कालखंड की हैं। इस संग्रहालय का उद्देश्य छात्रों और शोधार्थियों को भारत की चट्टान विविधता, उसके महत्व और उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी पहुंचाना है। ओडिशा के सिंहभूम क्रेटन पर स्थित तोमका दायतेरी के महागिरी क्षेत्र में हमने 3.95 अरब वर्ष पुरानी सामग्री खोजी है। 50 मिलियन ईयर्स उसके नमूने यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। आप यहाँ एक डेसाइट देख सकते हैं जो अम्लीय ज्वालामुखी चट्टान है, जो 3.56 अरब वर्ष यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली सबसे पुरानी अम्लीय ज्वालामुखी चट्टानों में से एक है। यह कर्नाटक के गोरूर का एक ग्रेनोडायराइट है जो लगभग 3.3 करोड़ वर्ष पुराना है। This is a sample called stromatolite. ये स्ट्रोमेटोलाइट चट्टान का नमूना है जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का है। इसमें आप पृथ्वी के प्रारंभिक गठन की कॉलोनियों की कॉलमनर वृद्धि देख सकते हैं।
आप क्रम में परतों की बढ़त देख सकते हैं और इसी तरह समय के साथ जीवन और अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। यहाँ इस चट्टान को जीवाश्म चूना पत्थर कहा जाता है, जिसमें आप बहुत सारे ब्रैकियोपोड्स स्मॉल शेल्स चूना पत्थर के मैट्रिक्स में फंसे हुए देख सकते हैं जो ठोस हो गए हैं। ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से प्राप्त किए गए क्रेटेशियस युग यानी लगभग 12 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें हैं। यह आंध्र प्रदेश के खम्मन की एक पेट्रिफाइड वुड है। इसमें हर घटक और कोशिका सिलिका में बदल गई है और अब ये एक पत्थर की लकड़ी जैसी संरचना बन गई है। विभिन्न कालखंड में धरती में मौजूद खनिज के जमा होने से चट्टानों का निर्माण हुआ है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में पाई जाने वाली इन चट्टानों का उपयोग सीमेंट से लेकर धातु, रसायनों और आभूषणों के तौर पर होता है। ऐसी ही चट्टानों के नमूने यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। यह बैंडेड आयरन फॉर्मेशन चट्टान है जो जीवन के ऐसे विकास का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें हम जगह जगह क्वार्ट्ज समृद्ध और लौह समृद्ध परतें देख सकते हैं। और ये एक हेमाटाइट अयस्क है जो लौह अयस्क है। और ये विस्फोटक ज्वालामुखी चट्टानें हैं जो बहुत गहराई से आती हैं, लगभग 175 से 200 किलोमीटर से ज्यादा गहराई से। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन किम्बरलाइट में बहुत सारी सामग्री फंसी हुई है। ये सबसे उपयुक्त चट्टानें हैं जो हमें ये समझने में मदद करेंगी कि पृथ्वी के अंदर सैकड़ों किलोमीटर की गहराई पर क्या हो रहा है। ये हीरे को भी पृथ्वी की सतह पर लाती हैं। भूविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे फील्ड में सबसे अच्छी तरह समझा या सीखा जा सकता है। चट्टानें खनिजों, आंतरिक संरचनाओं और विभिन्न खनिजों के बीच बनावट संबंधों का एक समूह है। ये हमें उनके गठन में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बहुत अधिक जानकारी देती हैं। छात्र, अन्वेषक या इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए चट्टानों के अलावा NGRI में खनिजों की एक प्रदर्शनी भी मौजूद है, जहां अब तक खोजे गए खनिज, उनके निर्माण, कालखंड और उपयोगिता से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। At CSIR National Geophysical Research Institute, we use CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान में हम विभिन्न भौतिक विधियों द्वारा either use कृत्रिम या प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर sources भौतिक नमूनों के आधार पर चट्टान और गहराई के भौतिकीय गुणों की व्याख्या करते हैं। of the rocks at depth. It's more ये अधिक महत्वपूर्ण है how the large कि कैसे बड़ी संख्या में छात्र पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए आगे आ सकते हैं, the development of their career towards जो मानव जाति की स्थिरता का विज्ञान बनने जा रहा है। a science for the sustainability of the human kind. धरती की सतह में छिपे खनिज और उनसे बनी चट्टानें मानव विकास का आधार कही जा सकती हैं। इन खनिजों का उपयोग कर मानव सभ्यता का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है। जरूरी है कि युवा अन्वेषक भी इस क्षेत्र से जुड़े और इस महत्वपूर्ण संपदा के बारे में जानकारी बढ़ाएं। नवीन शैल संग्रहालय युवा पीढ़ी को आकर्षित और प्रेरित करने का सफल प्रयास कहा जा सकता है। इसी उद्देश्य के तहत भारत सरकार की पूरे देश में ऐसे 75 संग्रहालय बनाने की योजना है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 20 जनवरी को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर के लिए मिजोरम से मोबाइल कोविड परीक्षण सुविधा iLab का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये सुविधा RT-PCR और ELISA दोनों तरह के परीक्षण करने में सक्षम है, जिसका उपयोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण और दूर दराज हिस्सों में कोविड परीक्षण की पहुंच प्रदान करेगा।
मोबाइल आई लैब भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मेक इन इंडिया के तहत स्थापित सरकारी उपक्रम मेडटेक जोन के सहयोग से तैयार रैपिड रिस्पांस प्रयोगशाला वाहन है। अपनी तरह की भारत की इस पहली कोविड-19 प्रयोगशाला को जून 2020 में लॉन्च किया गया था। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इस मोबाइल लैब में स्तरीय जैव सुरक्षा के साथ कोविड के अलावा टीबी, HIV जैसे संक्रामक रोगों के परीक्षण भी किए जा सकते हैं। भारत सरकार देश के सभी दूरदराज दुर्गम क्षेत्रों तक त्वरित और सटीक नैदानिक परीक्षण सुविधा पहुंचाने के लिए धीरे धीरे आई लैब्स की तैनाती कर रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं प्रबंध निकाय की बैठक में भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार कोष के दायरे को व्यापक बनाने के बारे में विचार विमर्श किया। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में $55 लाख लागत की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में भारत की ओर से कार्यक्रम के सह अध्यक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने इजराइल के योगदान की सराहना की और कहा कि इस कार्यक्रम में काफी संभावनाएं हैं। भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिकी नवाचार कोष भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के मध्य संयुक्त कार्यक्रम है। भारत में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस को नियुक्त किया गया है। तकनीकी विकास किस तरह मानव जीवन को आसान बना रहा है, इसकी एक मिसाल जर्मनी में देखने को मिली। जर्मनी के बर्लिन में एक बीमार बच्चे की जगह अवतार रोबोट को स्कूल भेजा गया। ये 7 वर्षीय छात्र फेफड़ों की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा था। बर्लिन की स्थानीय काउंसिल की पहल पर रोबोट द्वारा समाधान निकाला गया। ये रोबोट बच्चे की जगह स्कूल में बैठता है और इस रोबोट के माध्यम से बच्चा घर बैठे न सिर्फ क्लास अटेंड करता है, बल्कि अपने दोस्तों से भी संपर्क में रहता है। ये अवतार रोबोट व्यक्ति के सीधे संपर्क में आए बिना भी दूर से संचालित किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि यह व्यक्ति के हर भाव को प्रदर्शित करने में सक्षम है। बर्लिन के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसलर के मुताबिक ऐसे 4 अवतार रोबोट कोविड महामारी को देखते हुए लाए गए थे, लेकिन इनकी उपयोगिता को देखते हुए लगता है कि ये भविष्य में अन्य चुनौतियों में भी मददगार साबित हो सकते हैं। कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों ने दक्षिण प्रशांत महासागर में हुए शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान और बाद का डेटा एकत्र किया है, जिसमें हुंगा टोंगा हुंगा हापाई के नाम से जाना जाने वाला एक छोटा निर्जन द्वीप तबाह हो गया था। 13 जनवरी को एक असामान्य रूप से बड़े विस्फोट ने ज्वालामुखी को हिला दिया, लेकिन 15 जनवरी को हुए उससे भी बड़े विस्फोट ने एक वायुमंडलीय शॉक वेव के साथ सुनामी उत्पन्न की, जिसका असर जापान से लेकर प्रशांत सागर के दूसरी ओर पेरू तक महसूस किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार राख के एक विशाल बादल के साथ इरप्शन कॉलम पृथ्वी के समताप मंडल तक पहुंच गया, जो जमीन की ओर से वायुमंडल की दूसरी परत है। विस्फोट ने तथाकथित वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों की एक श्रृंखला भी उत्पन्न की है, जिन्हें नासा उपग्रह ने ज्वालामुखी के बाहर सन केंद्रित वृत्तों के रूप में देखा। नासा के आपदा कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक और तस्वीरें और डेटा एकत्र कर रहे हैं, जिसे आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों सहित दुनिया भर के सहयोगियों के साथ साझा किया जा रहा है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।